एक सवाल का जवाब देना कि ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर, क्या है? हॉलो चार्ज स्फीयर, इसमें क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, कितना एरिया है इसका? डी एरिया होगा, और इस पे चार्ज क्या होगा? डी क्यू, सिग्मा डी ए, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट बाहर अगर फील्ड ई है, इसके जस्ट बाहर, स्फीयर के जस्ट बाहर फील्ड क्या है? ई। तो इस फील्ड में ये जो छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बता। ध्यान से सुनना मेरा सवाल। एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जहां पे एक छोटा सा एलिमेंट काट रहे हैं डी क्यू, जो कितना होगा? सिग्मा डी ए के बराबर। उस एलिमेंट के जस्ट बाहर फील्ड क्या है? ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको लिखोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अगर सिग्मा के टर्म में लिखोगे। जस्ट बाहर फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्योंकि अभी बहुत दूर नहीं गए, ठीक है। तो उसको अगर उसके टर्म में लिखोगे, सिग्मा के टर्म में, तो वो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, करके देख लेना। तो फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड क्या होगा? नेट फील्ड, इस स्फीयर के कारण। मेरा सवाल है, उस फील्ड में इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना? डी क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना? याद करो, पोटेंशियल में इस डी क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता था? 0। लेकिन फील्ड में 0 कंट्रीब्यूशन नहीं होता, अभी हम आपको बोल रहे हैं, और आज ही प्रूफ कर देंगे कि फील्ड का 0 कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता है फील्ड में, और पोटेंशियल में 0 कंट्रीब्यूशन क्यों होता है, ठीक है। 2-3 अच्छा सवाल करेंगे एडवांस लेवल का। सवाल क्या, 2-3 कॉन्सेप्ट बताएंगे जो काफ़ी एडवांस होगा थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो जल्दी से। देखो, जस्ट बाहर स्फीयर के जस्ट बाहर फील्ड क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से ये क्या बन जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट आउटसाइड, ठीक है, जस्ट आउटसाइड। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बोलते जा रहा है। इस स्फीयर को अगर आप गौर से देखना, ठीक है, यहां पे एक सरफेस चार्ज एलिमेंट है, सरफेस चार्ज एलिमेंट है। सरफेस चार्ज एलिमेंट के कारण फील्ड बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लेते हैं इसके कारण जस्ट बाहर फील्ड कुछ ऐसे है, जस्ट बाहर,
ठीक है, जस्ट बाहर फील्ड कुछ ऐसे। परपेंडिकुलर क्यों? तो आप बोल सकते हो कि अगर हम उसके बहुत करीब हैं तो दैट विल एक्ट एज इनफाइनाइट शीट फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस जगह पे मान लो इसके कारण ये जो एलिमेंट है इसके कारण फील्ड है E1, क्या है E1, और इसके जस्ट अंदर जाओगे तो फील्ड क्या हो जाएगा E1 उल्टा हो जाएगा। सरफेस चार्ज को जब क्रॉस करते हो तो फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आता है ना, अरे इधर फील्ड इधर होता है और इधर फील्ड इधर होता है, और उसके जस्ट बगल में है तो मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आएगा। तो इधर फील्ड अगर E1 मानते हो तो इसके जस्ट अंदर फील्ड E1 होगा। किसके कारण? सिर्फ उस एलिमेंट के कारण, DQ के कारण हम फील्ड लिख रहे हैं, सबके कारण फील्ड नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अगर इस टोटल स्फीयर में से इस DQ को हटा दो तो ये स्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस स्फीयर के कारण जस्ट बाहर अगर फील्ड इधर है, मान लो E2, क्या है E2, तो इसके जस्ट अंदर अगर हम जाते हैं, स्फीयर के जस्ट अंदर भी मेरे हिसाब से फील्ड E2 होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि इस स्फीयर के लिए उन दोनों पॉइंट में बहुत अंतर नहीं है। यहां कोई चार्ज, सरफेस चार्ज को हम क्रॉस नहीं कर रहे। अरे ये स्फीयर है, ये स्फीयर यहां जितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जस्ट आगे पीछे मूव करने पे कितना अंतर आ जाएगा। तो ये जस्ट बाहर अगर E2 प्रोड्यूस करा तो जस्ट अंदर भी, जस्ट का बात कर एकदम लिमिटिंग केस में। नहीं समझ में आ रहा। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो चेंज कर रहे हो फील्ड, अरे वहां तो हम सरफेस चार्ज को ही क्रॉस कर गए, चार्ज सरफेस को ही क्रॉस कर गए, तो फील्ड बदलना लाजमी है। अगर नहीं चेंज होगा तो वो अलग बात, बट यहां पे तो हम कुछ क्रॉस ही नहीं कर रहे, बस ये पूछ रहे हैं कि इसके इस एलिमेंट के ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कारण कुछ फील्ड है और जस्ट थोड़ा सा पीछे मूव कर गए तो फील्ड बदल थोड़ा ही जाएगा अचानक से एकदम। यहां पे किसी एलिमेंट को क्रॉस नहीं कर रहे हो ना आप, हो रहा है। तो इसके कारण फील्ड E2 और इसके कारण जस्ट अंदर पॉइंट पे भी फील्ड E2। इस पॉइंट को हम बोल लेते हैं A और इसको बोल लेते हैं B। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा A और ये B। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सोच लो, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो। तो कोई ये परेशान दिख रहा, बोल नहीं है? चल अच्छा, स्फीयर में टोटल अगर बात करें तो स्फीयर में अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? 0 होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में। मतलब हम लिख सकते हैं E2, ध्यान से सुनना, अगर इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे E2 माइनस E1, ए पॉइंट के लिए लिख रहा है 0। अरे E2 इधर है, सॉरी B पॉइंट के लिए लिख रहा है ना, अंदर वाला पॉइंट। इस साइड को प्लस ले रहा है तो E2 को प्लस लोगे तो E1 को माइनस लोगे, अरे लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा E2 बराबर E1 मैग्नीट्यूड में आ गया। अच्छा, जस्ट बाहर फील्ड कितना होगा? E1 प्लस E2। हमको निकालना क्या है? E1। अरे उस एलिमेंट के कारण फील्ड निकालना है, तो क्या लिखोगे? E1। E2 को भी क्या लिख सकते हैं? E1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, फील्ड में कंट्रीब्यूशन आधा है, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन छोटे से एलिमेंट के कारण कुछ भी नहीं था, और फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखो तो टोटल फील्ड का आधा कंट्रीब्यूशन है उस एलिमेंट का। नहीं समझ में आ रहा? अरे टोटल फील्ड यहां पे क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड कितना है?
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल फील्ड का आधा कंट्रीब्यूट तो वो कर रहा सिर्फ एलिमेंट, और बाकी का ये कर रहा। हाँ तो बिल्कुल, देखो आप फील्ड पे जा रहे हो क्या, ठीक। पहले ये फील आया था आपको कि अंदर में हर जगह फील्ड जीरो होगा, सॉलिड एंगल से प्रूफ किए, घर पे जाकर ट्राई किए थे, नहीं ना, सॉलिड एंगल से ट्राई करना। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हो सॉलिड एंगल से कि बाहर वाले पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जीरो होता है, और इंटरनल पॉइंट पे 4 पाई होता है। उससे थोड़ा सा सोचना, ठीक है, हम हिंट दे देंगे, परेशान नहीं होना। अगेन फील पे नहीं जाने का, कितनी बार बोले, तो उसमें कुछ का फील्ड खुद को कैंसिल भी कर रहा होगा बड़ा वाले चार्ज में, छोटा वाले में कोई कैंसिल नहीं कर रहा, बता देते हैं। अगर फील्ड पे जाना ना तो इस वाले एलिमेंट का जो होगा वो ऐसे होगा, ध्यान से सुनना, तो जस्ट यहां वाले एलिमेंट का फील्ड होगा, देख लेना हाफ से ज्यादा का तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आया फील्ड, कैंसिल आउट करा के दिखा देते हैं, इसको ये कैंसिल आउट करेगा, उसी तरह यहां वाले के कारण जो होगा फील्ड, ठीक है, यहां वाले के कारण उसका एक एक कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा, और सबका नेट किधर होता चला जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर उधर वाला कंपोनेंट, तो सब तो एक ही डायरेक्शन, ठीक। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि इसका फील्ड उधर नहीं होगा तो उसको तो आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो कि हर जगह से एलिमेंट काटते जाओ छोटा छोटा, ठीक है। और पूछो, तो ये सोचो हमेशा सिर्फ फील नहीं लेने, जब मैथ्स बोल दे तो सही है, ठीक है। और हम मैक्सिमम जो प्रूफ किया जा सकता है वो तो कर ही देते हैं, है ना। तो यहां पे याद रखने वाला चीज क्या आया, फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, एलिमेंटल चार्ज का कंट्रीब्यूशन फील्ड में है, कितना है, आधा है टोटल फील्ड का, और पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन 0 है। अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है, पहले तो ये अच्छे से लिख लो, वो घड़ी आ गई है जब हम आपको बताएं, जब हम आपको बताएं कि क्यों फील्ड में कंट्रीब्यूशन आधा है और पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन 0 है। इसके लिए थोड़ा सा ओपन मैथमेटिकल माइंड चाहिए हमको, और आप सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना, सब लिमिट पढ़ चुके हो, लिमिट पढ़ चुके हो ना, अरे सब लिमिट पढ़ चुके हो ना नालायकों। तो अब लिमिट अगर हम यूज करते हैं तो आप घबराओगे नहीं, ठीक है। चलें आगे। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब एक सरफेस एलिमेंट है डीए, क्या है डीए, और इस पे चार्ज कितना है सिग्मा डीए, ठीक है, सिग्मा डीए। तो ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, फील्ड में कंट्रीब्यूशन क्यों होता है उसके आसपास, और पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता है उसके आसपास, ठीक है। तो यहां पे देखो एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, और थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे तो पूछना। इस छोटे से एलिमेंट के जस्ट बगल में जो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जस्ट बगल में, है ना, एकदम आसपास में, क्या उस फील्ड को आप लिख सकते हो के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर। सोच के बोलना, दूरी बहुत एकदम बगल बगल में लिख रहा है, तो दूरी बहुत छोटा सा dx स्क्वायर, अरे होगा, ठीक। चलो अच्छा, ये जो एरिया होगा ये क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, अरे होगा, एरिया मतलब क्या होता है, यही होता है ना, छोटा सा जो एरिया ले रहा है, तो छोटा सा जो एरिया लिया उसको dx इंटू dx लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर dx ही क्यों लिख रहे हो,
तो हम जब भी डील करेंगे सेम ऑर्डर में डील करेंगे ना। अगर हम किसी को छोटा मान रहे हैं, मान लो dx को छोटा मान रहे हैं, तो अगले बार ऐसा नहीं होगा कि dx का 10,000 गुना है उसको भी छोटा मान लें, ठीक है। लेकिन कई जगह जहां पर dx के 10,000 गुना को हम छोटा मान रहे हैं तो dx को छोटा नहीं मानेंगे, तब तो ये फिर उसके लिए नेग्लिजिबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे जिस ऑर्डर में आप डील कर रहे हो वो भी तो मायने रखता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, 10⁻⁻6 के ऑर्डर के नीचे हम बात नहीं करते, क्योंकि उसके नीचे ये इलेक्ट्रोस्टैट काम नहीं करता, या जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम पूरा पढ़ेंगे वो काम नहीं करता, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ना पड़ता, तब जाके वहां पर रिजल्ट्स वैलिड होता है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कहां तक वैलिड है? 10⁻⁻6 के ऑर्डर तक ही वैलिड है, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन क्लियरली लिखा हुआ। और अगर इसके नीचे चले जाते हो तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाता है पिक्चर में, ठीक है। तो हम जब भी dx लेंगे वो कभी 10⁻⁻6 के ऑर्डर से नीचे नहीं होगा। समझ में आया? तो ये मत सोचना कि उस dx में एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन रहता होगा, क्योंकि एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻15 के ऑर्डर का, है ना। तो मतलब मेरे dx वाला जो अगर वॉल्यूम लेते हो ना, dx dx और dx, है ना, तो उसमें कितना लाइन से लगा सकते हो? 10⁻9 के ऑर्डर का। समझ में आ रहा? तो आप जो एलिमेंट लेते हो उसमें 2 या 4 एटम या 5 एटम नहीं होता, अच्छा खासा एटम होता है ना आपके dx में भी। और मैथ वाला dx क्या है? इतना छोटा जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, है ना। लेकिन फिजिक्स में नहीं ले सकते। फिजिक्स में जो हम dx लेंगे उसका ऑर्डर फिक्स होगा, 10⁻⁻6 से नीचे नहीं जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्यों? क्योंकि उससे नीचे वैलिड ही नहीं है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उससे नीचे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैलिड है, जो कि हमको आता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बोलते हैं ना मैथ्स में, हाँ ठीक है, सीखने में बोलते हैं इतना छोटा जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा, दैट डजंट मीन कि एटॉमिक स्केल पे हमेशा चले जाना। हम कहां काम कर रहे हैं वो भी सोचना। जैसे 10 किलोमीटर के ऑर्डर का चीज चल रहा है ना, तो 5 मिलीमीटर भी dx ही है। अगर आपका x 10 किलोमीटर है तो 5 मिलीमीटर क्या? dx। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, 10 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 5 सेंटीमीटर dx नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो व्हाट इज dx, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, या किस ऑर्डर पे आप काम कर रहे हो, है ना। आप एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे काम कर रहे हो, जहां चीजें लाइट ईयर में चलती, वहां पे 1-2 किलोमीटर को भी dx में ले सकते हो। अरे सन और इसके बीच के दूरी में लोगे तो dx अगर काटोगे तो कितना 1000 किलोमीटर उसमें आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं समझ में? हम सन और अर्थ को डिनोट किए और वहां पे एक एलिमेंट काट रहा है, ठीक है। तो कितना 1000 किलोमीटर का वो एलिमेंट है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो बस dx बोल दिए, बट वो dx हजारों किलोमीटर का हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि वहां डिस्टेंस लाइट ईयर में चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो dA है वो भी इसी dx के स्क्वायर के ऑर्डर का होगा, लेंथ इंटू लेंथ। अरे है ना, यानी इसको आप लिख सकते हो dx स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फील्ड आएगा क्या वो फाइनाइट आएगा? क्या फील्ड फाइनाइट आएगा? और k इंटू सिग्मा कुछ फाइनाइट फील्ड ही आ रहा है ना, नेग्लिजिबल तो नहीं आ रहा, फाइनाइट आ रहा, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है k q बाय डिस्टेंस dx। और अच्छे से लिमिट के टर्म में आप लोग बात करना चाहते हो, चलो dA नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू
0 K सिग्मा, इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, दिस इज टेंडिंग टू 0 बट नॉट 0, तो लिमिट में तो कैंसिल आउट कर सकते हो। अब जैसे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अरे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है ना कि लफड़ा, हे भगवान समझ में आया। तो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, हम छोटा छोटा लिखें, ये मत सोचना कि बस हो गया टाइम पास, इग्नोर मार दे, लिख लेना अच्छे से कि जो सरफेस चार्ज होता है, छोटा सा सरफेस चार्ज होता है, उसके आजू बाजू में उसके कारण पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0, लेकिन फील्ड में फाइनाइट कंट्रीब्यूशन होता है, और इस केस में तो आधा आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, फील्ड में फाइनाइट कंट्रीब्यूशन होता है और पोटेंशियल में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम 0 बोल रहे। समझ में आ रहा, आज हम उसको प्रूफ कर दिए, बार बार बोलते आ रहे थे, आज प्रूफ किए हैं हम, तो बाद में मत बोलना कि सर प्रूफ नहीं किए थे। समझ में आया पक्का, तो लिख डालो डीए का पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन करके एक हेडिंग डालो, डीए का फील्ड में कंट्रीब्यूशन करके एक हेडिंग डालो, और ऐसे सॉल्व करो। अब तो ये सब लिमिट तो प्रकाश सर बहुत सिखाया आपको, है ना, अब नहीं बनाओगे इतना प्यारा छोटा छोटा लिमिट तो गधे हो आप, है ना। तो लिखो जल्दी से, मेरा सवाल सुन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमको पता है आप में से ज्यादातर को तो पहले सवाल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सवाल ही समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बट इंटेलिजेंट बच्चों का सवाल रहता है ये, भगवान की दया से कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला लाइफ में। पहले सवाल समझाते हैं, समझा, 4Q चार्ज है, 4Q चार्ज है, अगर इसके बिल्कुल करीब चले जाओ, इस 4Q के बिल्कुल करीब, तो क्या इस 4Q का कोई इफेक्ट दिखता है, नहीं। किसी भी पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो उसके बिल्कुल करीब चले जाते तो हम देखते थे या तो फील्ड लाइंस रेडियली निकल रहे हैं या रेडियली उसमें समा रहे हैं। ये तो हम 4Q एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए, बाकी भी जो बनाए थे तो हम कोशिश करते थे इसके करीब करीब में, इसके करीब करीब में फील्ड लाइन कैसा होता था, रेडियल होता था, याद करो, मतलब इसके बिल्कुल करीब करीब में इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल था, और इसके बिल्कुल करीब करीब में इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल था। दोनों पॉइंट चार्ज से ऐसा लगता है उसका खुद का फील्ड लाइन निकल रहा है या उसमें समा रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, ठीक है। अच्छा, ये जो स्फीयर बना हुआ है, सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये भी तो पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, ये भी पॉइंट चार्ज से बना हुआ है, लेकिन हम फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले सेंटर से कुछ कम लाइन, फिर उससे दूर ज्यादा लाइन, फिर उससे दूर और ज्यादा लाइन, ये तो बता चुके। अब मेरा सवाल है कि ये फील्ड लाइन तो ऐसे गुजर रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मतलब हर कुछ दूर के बाद फील्ड लाइन क्या हो रहा, नंबर में बढ़ रहा है। अच्छा, इसके जस्ट बगल वाला का भी खुद का फील्ड होगा, और इसके जस्ट इधर वाले का भी खुद का फील्ड होगा, तो यहां कैसे क्रॉस करता हुआ फील्ड गुजर रहा है, मतलब क्या कि इसका इस लेयर का जो है इफेक्ट वो अगल बगल वाले पॉइंट चार्ज के इफेक्ट को क्रॉस करता हुआ निकलता जा रहा है। अरे नहीं तो ऐसे हो जाता ना, बट यहां तो ये मान के चल रहे हैं कि इसके बगल वाला का इफेक्ट इस पे क्या है, 0 है ना, मतलब यहां जो छोटा सा पॉइंट चार्ज है उसका इफेक्ट इस पे क्या है, 0 है, मतलब ऐसे बोल सकते हो उसका फील्ड में कंट्रीब्यूशन क्या मान के चल रहे हैं, 0। क्यों, तभी तो उसको क्रॉस करके निकल सकता, नहीं तो फील्ड लाइन को वो डिस्टर्ब करता। नहीं समझ में आ रहा सब। अरे अगर ये जो पॉइंट चार्ज है उसका खुद का इफेक्ट उसके आसपास होता तो वहां से चार्ज, वहां से फील्ड लाइन रेडियली निकलना चाहिए, बट ये तो उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इस लेयर के कारण जो फील्ड लाइन बन रहा है उसके सामने उसका इफेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल, तब तो उसको क्रॉस करता हुआ निकलता चला जा रहा है। क्यों, यहां पे पॉइंट चार्ज इतना डोमिनेंट है और यहां पे पॉइंट चार्ज का फील्ड नेग्लिजिबल है,
क्यों? यहां पे पॉइंट चार्ज का फील्ड काफी डोमिनेंट है और यहां पे पॉइंट चार्ज का फील्ड नेग्लिजिबल है ना? क्या डिफरेंस क्या है हमको समझाओ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? है तो दोनों पॉइंट चार्ज, है ना? बट वहां पे देखो उसका फील्ड इतना डोमिनेंट है कि भाई हम तो अकेले हैं, आसपास वाले को तो ऐसे दिखाता है कि हम तो अकेले हैं, है ना? तभी तो फील्ड रेडियल है। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कैसा होता है? रेडियल। उसके आसपास तो देखो फील्ड रेडियल ही दिख रहा है हमको, बट इस भाई साहब का औकात ही नहीं है। पीछे का जो फील्ड लाइन आता है वो क्रॉस करता हुआ निकल जा रहा है ना? मतलब उसके लिए उस पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या लगभग नेग्लिजिबल, तब तो उसको क्रॉस करता हुआ निकल जा रहा, नहीं तो लाइन डेविएट होता ना अगर उसका इफेक्ट दिखता तो। मतलब इस केस में पॉइंट चार्ज का फील्ड नेग्लिजिबल है और उस केस में पॉइंट चार्ज का फील्ड डोमिनेंट। ध्यान से देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्ज का वॉल्यूम क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। और यहां पे हम वॉल्यूम चार्ज की बात कर रहे थे और उस वॉल्यूम चार्ज का डेंसिटी क्या था? रो, विच वाज सम फाइनाइट वैल्यू, विच विल हैव सम फाइनाइट वैल्यू। पॉइंट चार्ज के केस में जो पॉइंट चार्ज का डेंसिटी होता है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट डेंसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी। और वॉल्यूम बहुत छोटा होता है तो डीवी टेंड्स टू जीरो, तो जो क्यू होता है रो डीवी वो एक फाइनाइट नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है? आ जाता है, वो क्या आ जाता है? एक फाइनाइट, टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड टेंडिंग टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? अरे जीरो इंटू इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, जिसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है ना। चलो, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि उस चार्ज का वैल्यू है रो डीवी जो कि फाइनाइट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन है। यहां पे अगर छोटे से चार्ज डी क्यू की बात करते हो तो दैट इज रो डीवी। रो इज ए फाइनाइट नंबर एंड डीवी इज टेंडिंग टू जीरो, तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन जीरो, तो इसका कंट्रीब्यूशन जीरो। आसपास को कुछ फील्ड, आसपास वाले के फील्ड को अगर कोई मजबूत फील्ड है तो उसको कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके रिस्पेक्ट में इसका फील्ड क्या हो जाएगा? एकदम जीरो, फिबल फील्ड है। लेकिन जो पॉइंट चार्ज है जहां पे बहुत छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चार्ज है, फाइनाइट चार्ज है ना, जिसको पॉइंट चार्ज बोलता है। अरे पॉइंट का वॉल्यूम क्या होगा भाई? टेंडिंग टू जीरो, तो वहां डेंसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। समझ में आया? इसलिए उस क्यू चार्ज का इफेक्ट दिखता है और इसका इफेक्ट नहीं दिखता है आसपास। कुछ नहीं समझ में आ रहा। और करें अच्छे से, और मैथ्स कर दें। इसके कारण आसपास में फील्ड क्या लिखोगे? के रो डीवी बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रो, सिर्फ डी एक्स बचेगा। डीवी को क्या लिख सकते हो? डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। दो डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट एक्जैक्टली जीरो, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट इंटू जीरो, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? फाइनाइट। फील्ड फाइनाइट आ जाएगा ना। अच्छा यहां पे आओ, यहां पे अगर फील्ड लिखोगे उस छोटे से चार्ज के कारण जो फील्ड है वो लिखोगे के रो डीवी अगेन डी एक्स क्यू बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के रो डी एक्स, ये फाइनाइट है एंड दिस इज टेंडिंग टू जीरो।
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये, जीरो जीरो। तो इसीलिए उसका वो छोटे चार्जेस का फील्ड क्या आ रहा है वहां पे, जीरो, क्योंकि डेंसिटी फाइनाइट थी, इसीलिए फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे उसके बगल में वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे हम ही हैं, क्योंकि उसका फाइनाइट फील्ड आ रहा है, इसीलिए वो फील्ड लाइंस को मोड़ने में सक्षम है। लेकिन इसका फील्ड फाइनाइट नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। समझ में आया? तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं चलता। क्या? हाँ, वॉल्यूम पूरे स्फीयर का लोगे ना, स्फीयर पे 10 कूलम चार्ज है, स्फीयर का वॉल्यूम कुछ होगा 5 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब। अबे उसके अंदर जो एक पॉइंट चार्ज हम उसके लिए dV टेंड टू 0 कर रहे हैं। ओवरऑल इसका तो डेंसिटी फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट डेंसिटी नहीं है ना स्फीयर का। तो कहीं पे भी पॉइंट चार्ज लोगे तो रो तो वही होगा ना, रो तो पूरे स्फीयर में सेम है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई रो तो पूरे स्फीयर के लिए सेम है ना, और हम अगर इसमें से छोटा सा dV लेंगे तो उसमें कितना चार्ज कंटेंट होगा, रो dV, है ना। और यहां पे रो क्या है, फाइनाइट नंबर है, dV क्या, वेरी स्मॉल है। तो ओवरऑल उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। अबे फाइनाइट इंटू जीरो जीरो होता। और ऊपर वाले केस में देखो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का खुद का वॉल्यूम ही क्या होता है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट जीरो। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dV, है ना। तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि डेंसिटी जो होगा, चार्ज डेंसिटी, वो होगा Q अपॉन वॉल्यूम ऑफ चार्ज dV, विच इज टेंडिंग टू जीरो। तो दिस विल टेंड टू इनफाइनाइट। ठीक है, पक्का। तो इन सारी बातों को, हाँ, उस एलिमेंट के कारण फील्ड जीरो हो जाए। हाँ, के रो फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरी स्मॉल जीरो, जीरो टेंडिंग टू जीरो। तो फाइनाइट इंटू जीरो क्या होगा, dx बहुत छोटा, जिस भी ऑर्डर में बात कर रहे हैं उस ऑर्डर के लिए बहुत छोटा। हाँ बिल्कुल, हाँ, बट वहां पे रो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट इंटू जीरो फाइनाइट, और फाइनाइट इंटू जीरो, यही कॉन्सेप्ट तो यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स वाले सर से भी हम डिस्कस कर लिया, एकदम सब सही है, परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैथमेटिकली उतना करेक्ट नहीं लिख रहे हो, वो सिंबल लिमिट ये, लेकिन जो इसका एसेंस है वो शायद आपके समझ में आ रहा है, क्रक्स ऑफ द मैटर, है ना। क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि ये जो यहाँ पे छोटा सा चार्ज लोगे तो उसके कारण फील्ड जीरो है, नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण फील्ड आसपास क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है तो फील्ड नेग्लिजिबल नहीं होता, उसका फाइनाइट फील्ड आता। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जस्ट इसके पिछले केस में चले जाओ, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं था, वो क्या था, सरफेस, तो उसके बगल में उसमें फील्ड में कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के आसपास में फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? बात समझ में आ रही? पक्का? घबराओगे तो नहीं? आप सर नहीं भी बता दे तो चलता, अपना कौन दिमाग में सवाल है। ठीक है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? इन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखो। सिर्फ हम जो लिख दिए वो लिख लोगे, बाद में भूल जाओगे, फिर बाद में वही होगा, जीरो फाइनाइट, फाइनाइट जीरो, इनफाइनाइट, हाँ, और सब कुछ अच्छे से लिख दो। ये भी यहाँ पे रो क्या है, इनफाइनाइट, dV क्या है, जीरो, है ना। और dV क्या होगा, सेम ऑर्डर का dx होगा। लेंथ क्या होगा, उसी ऑर्डर में बात करोगे जिस ऑर्डर के वॉल्यूम का बात कर रहे हो, है ना।
चल, तो एक चीज बता, एक स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया पूरे पे यूनिफॉर्मली। तो अब खुद भी सोच सकते हो कि अगर ये प्लास्टिक या किसी मटेरियल से बना हुआ है तो ये फटना चाहे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना। और इस स्फीयर पे आप पॉजिटिव चार्ज पूरे पे फैला दियो तो हर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो ये प्रेशर में होता है, ये सिस्टम किस में होता है? प्रेशर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं इसको। अब जैसे अंदर से पानी भर दोगे तो इसमें प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वैसे चार्ज भी दे दोगे तो चार्ज भी तो इसको खींचना चाह रहा सब तरफ से, तो प्रेशर में होगा ना। आपके खोपड़ी पे हर तरफ से मान लो कुछ ऐसा रबर जैसा चिपका दिए, उसको खींच रहा है, ठीक है। वो डांट देखो बचपन में छिपकली वाला चिपकाते थे दीवार पे, वैसा पूरे दिमाग में लगा के खींच रहे हैं, मान लो अच्छा सक्शन वाला, तो खोपड़ी प्रेशर में होगा। उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे फैला हुआ, तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करता है? तो उसको कोई तो पकड़ के रखे हुए है ना, वो स्फीयर का मटेरियल ही होगा जो पकड़ के रखा है। ऐसे नहीं बस सोचना कि हवा में चार्ज को लाके छोड़ देंगे वो सब रह जाएगा, कभी नहीं रहेगा, आपको फिर दबा के रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करना चाहेगा? दूर भागना चाहेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसे निकलेगा? देखो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। टॉपिक का नाम लिख लेना, फिर बोलोगे सर पढ़ाए ही नहीं थे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर? ध्यान से सुनो। इसमें हंसने वाली बात नहीं थी, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम आपको बोलें, हमेशा से आपको बता चुके हैं, ये छोटा सा स्फीयर है, स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा है, इस टुकड़े पे बाकी के चार्ज के कारण फोर्स लगेगा कि इस टुकड़े के फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा? नहीं, खुद का फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता, और इसका फील्ड नेग्लिजिबल भी नहीं है। याद आ रहा है? इसका फील्ड नेग्लिजिबल भी नहीं है कि आप इसको इग्नोर मार दो और बाकी का फील्ड लिख दो, वही इसका फील्ड हो जाएगा, है ना। बाकी के कारण यहां पे फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फील्ड क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड नहीं, इस पे फोर्स कौन लगाएगा? जो बाकी वाले चार्ज का फील्ड है वो, क्योंकि खुद का फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाता है ना। तो बाकी चार्जेस के कारण यहां पे फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, गधा, ठीक है। फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इक्वल टू फोर्स जो इस छोटे से एलिमेंट पे लग रहा होगा, सिग्मा डीए डिवाइडेड बाय फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, डायपोल छोटा सा टॉपिक है इसलिए जल्दी खींच जरा। डायपोल क्या है? तो दो इक्वल चार्ज, दो इक्वल चार्ज जब एक फिक्स डिस्टेंस d से सेपरेटेड हो तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायपोल। ऐसे डायपोल में अपने को पढ़ना शॉर्ट डायपोल। क्या पढ़ना है? शॉर्ट डायपोल। मतलब हम जब भी डील कर रहे होंगे तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? बहुत छोटा। अब बोलोगे सर सेपरेशन बड़ा हो तो फिर ऐसे मान लो दो अलग अलग चार्ज है। अरे 0.4 से डील करना जानते हो ना?
पहले तो पॉइंट चार्ज से ही निकाले थे कि पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, तो के क्यू बाई आर होता है। तो वो तो वैसे डील कर लेना। अगर दो पॉइंट चार्ज आप काफ़ी दूर पर रखे हुए हैं और कहीं पे फील्ड पूछ ले, कहीं पे पोटेंशियल पूछ ले, तो क्या बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन बीइंग कि भाई हम पॉइंट चार्ज से डील करना जानते हैं। देन व्हाई दिस डाइपोल, एक्चुअली हम शॉर्ट डाइपोल में इंटरेस्टेड हैं। किस में इंटरेस्टेड हैं? शॉर्ट डाइपोल में। शॉर्ट डाइपोल मतलब हम जहां डील कर रहे हैं उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, बहुत छोटा है। तो वहां पे हम कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, ठीक है, जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। अब आप बोलोगे सर डाइपोल में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो देखो भाई साहब, आप हर तरफ डाइपोल से घिरे हुए, है ना। क्वाड्रापोल ऑक्टापोल क्यों नहीं पढ़ते? वाई डाइपोल? तो आप हर तरफ डाइपोल से घिरे हुए, और डाइपोल का ओरिजिनेशन एटॉमिक लेवल पे ही हो जाता है। आपको बता चुके हैं सर। एक एटम होता है और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर समय हर जगह घूमते रहते हैं, है ना। अरे जो लेटेस्ट थ्योरी है वही बोलती है ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह फिक्स नहीं होता, वो क्लाउड में कहीं भी घूमता हो, है ना। और सेल या ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बराबर बराबर टाइम सब जगह घूमता रहता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होता है वो यही लाई करता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर लाई करता है। अब आप इसके आसपास अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, ठीक है, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देता है, वो घूम रहा होता है, लेकिन अब ज्यादा टाइम कहां बिता रहा होता है, इस तरफ, जिसके कारण इसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है और ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर पुश हो जाता है। तो इसके कारण ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, प्लस माइनस, और इसी को बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। अब बोलोगे कि सर डाइपोल में इतना इंटरेस्ट क्यों? तो आप हर तरफ डाइपोल से घिरे हुए हो, हर तरफ डाइपोल से घिरे हुए, जैसे H2O, ये एक डाइपोल, ये है एक डाइपोल, ये NaCl, है कि नहीं। तो डाइपोल से हर तरफ से आप घिरे हुए, इसीलिए हम डाइपोल को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और उसको बोलते हैं P। और ये डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। अब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। केमिस्ट्री में माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ कि माइनस से प्लस की तरफ, जल्दी से बताओ। प्लस से माइनस केमिस्ट्री में होता है, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, किस में? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है मॉडर्न फिजिक्स में बता दें। अभी बस इतना याद रख लो कि हम लोग फिजिक्स वाले हैं, हम लोग सीधा चलते हैं। नंबर लाइन पे माइनस से प्लस चलते हो कि प्लस से माइनस? माइनस से प्लस चलते हो, तो इसमें भी माइनस से प्लस की तरफ चलना है। हम बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं कभी कभी, ताकि आप जगो। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ना फिजिक्स आता है ना केमिस्ट्री।
ठीक है। अबे केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट म्यू पढ़े हो, उसमें म्यू से डिफाइन करते हैं। क्या होता है वो, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? केमिस्ट्री में प्लस से माइनस होता है, फिजिक्स में माइनस से प्लस होता है, ठीक है। अब ये भाई साहब एक ऐसा सवाल पूछ दिए जो जल्दी कोई पूछता नहीं, सर क्यों डायपोल मोमेंट, क्यों वेक्टर? क्या ये वेक्टर है? तो बिल्कुल वेक्टर है, ये वेक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, कैसे आता है, उस पर भी थोड़ा सा आपको बताते हैं, ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे उस पर, है ना, थोड़ा सा बता पाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एनिमेशन रहता तो और मज़ा आता है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि ये वेक्टर क्यों है ना, ये वेक्टर क्यों है ना, इसके बीच का सेपरेशन क्यों आता है यहाँ बीच में, इसका चार्ज क्यों आता है इस डायपोल मोमेंट में, है ना, यही जानना चाहते हो ना, हम बताओ। ये जो शॉर्ट डायपोल अरेंजमेंट है, इसके कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका फंक्शन लिखा जा सकता है, किसका, पी का फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, पहली बात। उसी तरह इसके कारण प्रोड्यूस पोटेंशियल को भी इस पी का फंक्शन लिखा जा सकता है, जो हम डिफाइन किए हैं शॉर्ट डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पॉइंट चार्जेस का तो नॉलेज है अपने पास, तो फिर शॉर्ट डायपोल के लिए अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो ध्यान से सुनो, एक सिस्टम ले लो, मान लो, बिल्कुल ध्यान से, यहां पे ले लो चार्ज -2q, यहां पे चार्ज ले लो +q, और यहां पे चार्ज ले लो q, और यहां से l दूरी पे एक पॉइंट है। पहले ध्यान से मेरी बात सुन, ठीक है। ये A है, A है, A है। अब डीप में जा रहे हैं तो तकलीफ होगी, है ना, तो घबराना नहीं। साइड क्या है, A A A, ठीक है। इस पर चार्ज रखा हुआ -2q + q + q, और दिया हुआ है कि A इज वे लेस देन L, और यहां पे आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सेंटर से पॉइंट है, तो पहले ये दूरी निकालोगे, फील्ड लिखोगे, ये दूरी निकालोगे, फील्ड लिखोगे, ये दूरी निकालोगे, फील्ड लिखोगे। खूब सारा गणित लगाना पड़ेगा, खूब सारा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद उसमें बहुत सारा टर्म ऐसा आएगा जहां पे L² + AQ या A² जैसा टर्म आएगा, तो वहां पे A को क्या कर दोगे, हटा देंगे A² को। क्यों? क्योंकि L के रिस्पेक्ट में ये क्या है, बहुत छोटा है, काट पीट के 1.5-2 पेज में रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम ऐसे मान ले कि एक डायपोल इधर है -q और q का, एक डायपोल इधर है -q और q का, और इसके कारण नेट डायपोल मोमेंट ऐसे आ जाएगा दो वेक्टर को जोड़ने पे, और इसके कारण सीधा सीधा डायपोल का फॉर्मूला लगाते हुए वहां पे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उतना ढेर सारा अप्रोक्सीमेशन मारने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहां से आ जाए। सब निकले, ठीक है। सीधा रिजल्ट जो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, एक बार में आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारा अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व होता है डेरिवेशन में, पहला चीज। दूसरा, क्या ये वेक्टर है? वेक्टर क्या होता है? जिसके ओरिएंटेशन बदलने से चीजें बदलती हों, तो ये वेक्टर है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिए थे, हम याद करो, 5q और -3q चार्ज था, उसका फील्ड दूर जाके रेडियल 2q जैसा दिख रहा था। अब उस 5q और 3q को घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेडियल है, रेडियल फील्ड को ऐसे घुमा दो, क्या फर्क पड़ेगा? उस 5q और 3q के जगह पे आप 8q और -6q रख दो, तब भी कोई फर्क, बहुत दूर जाने पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसके बीच का सेपरेशन सेंटीमीटर में, हम किलोमीटर दूर चले गए, तो वहां पे फील्ड ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है? रेडियल, ऐसे बिहेव करता है जैसे 2q का चार्ज है ना। लेकिन आपको अगर डायपोल वाला अरेंजमेंट याद है, ध्यान से सुनना, +q -q,
जितना फील्ड लाइन इससे निकलेगा सब इसमें जाएगा, अरे जाएगा। और जब बहुत दूर भी जाओगे तो कभी फील्ड लाइन रेडियल नहीं हो, ऐसे जूम करते जाओ, जूम को ऐसा ही दिखता जाए, है ना। और जब इसको घुमाओगे ना तो किसी भी पॉइंट पे बहुत दूर जाने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे? बहुत दूर चलेगा, बहुत दूर चलेगा तो ये सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। इसको घुमा तो फील्ड बदल जाएगा। कैसे? अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जैसे इसका ओरिएंटेशन बदलोगे तो ये फील्ड भी ऐसे घूम जाएगा। मतलब इसके ओरिएंटेशन चेंज करने से फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन भी मायने रखता है। समझ में आया? इसका डायरेक्शन भी मायने रखता है। इनके बीच का सेपरेशन अगर कम करोगे ना और चार्ज को वही रहने दोगे तो डायपोल मोमेंट छोटा हो जाता, क्योंकि फील्ड लाइन जल्दी जल्दी इसमें इंटर करने लगेगा, है ना। तो बहुत दूर जाने पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कुछ हो जाता, थोड़ा सा वो एनिमेशन पे ज़्यादा समझ में आता है। तो मतलब ऐसे समझो बेसिकली कि इसके चार्ज Q और इनके बीच के सेपरेशन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट। आ रहे हैं आपके सवाल पे आ रहे हैं। दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक। और डायरेक्शन है, उसको घुमा के आप खुद देख लो। उसमें फील्ड रेडियल हो जा रहा था, रेडियल को कैसे भी घुमा दो क्या फर्क पड़ेगा? ये सब चीज जो रेडियल है उसको अगर थोड़ा सा घुमा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इस पर फर्क पड़ रहा। दैट मीन्स डायपोल इज ए वेक्टर, hence we define dipole moment as vector quantity and it is magnitude of charge multiplied by separation and its direction is from negative charge to positive charge। पहले आराम से सुनो, अब इसका फील्ड निकालेंगे और देखना वो फील्ड इस P का फंक्शन आ जाए, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। और हम बात हमेशा शॉर्ट डायपोल की करेंगे, लॉन्ग डायपोल का कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डायपोल मतलब उनके बीच का सेपरेशन काफी है, तो 2.4 से डील कर रहे हो बे, वहां तो सीधा सीधा 2.4 से डील कर रहे हो। तो लॉन्ग डायपोल जैसा कोई चीज होता ही नहीं, है ना। तो वी विल बी ऑलवेज बी डीलिंग विथ शॉर्ट डायपोल्स, मतलब जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो दूरी इन दोनों चार्ज के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा होगा। समझ में आया? तो पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, और फिर एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक डायपोल का पोटेंशियल क्या होता है, इस सब पे आएंगे। और जब इस पे आएंगे तो आपको डायपोल का आइडिया तो और क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम नहीं बोल रहे डायपोल खत्म हो गया, ये आइडिया भी बहुत लोग नहीं तो सीधे बोलते हैं डायपोल मोमेंट ऐसा डिफाइन किया गया, बात खत्म, ठीक है। तो एनिमेशन वाला रहता तो यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में चले जाते हैं हम, है ना। बट आई होप कुछ चीज़ आपको वहाँ भी बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे थे ना, आप कॉपी में शायद लिखे नहीं होगे, यहाँ पे देखना +5Q और 3Q का फील्ड दूर जाके रेडियल होता है और डायपोल का रेडियल जैसा कुछ नहीं होता। और वहाँ पे बोले थे कि जब इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो इसका फील्ड, अरे फील्ड लाइन पे टेंजेंशियल होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो देखना डायरेक्शन बदलता है, इसीलिए बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। वहाँ पे हम ये टर्म बोले थे, पलट के देखना, ठीक है। आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा जहाँ पे फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा है ना, जो होमवर्क देते थे कि कल ये फील्ड ड्रॉ करके आना, ये फील्ड ड्रॉ करके आना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको वेक्टर डिफाइन किए। तो पहले तो हमको डायपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए, पहला पार्ट। और फिर दूसरा पार्ट कि एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या है। अगर डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है उसके साथ, है ना, घूमता है, चलता है कि चलता घूमता दोनों है ना। एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है,
ठीक है। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने का कोई खास मतलब बनता नहीं, क्योंकि ये डायपोल खुद इतना छोटा होता है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पर कितना ही चेंज हो जाए, ये हम नहीं बोल रहे, अच्छी अच्छी किताबें बोलती है, ठीक है। बट जनरली जेईई के सिलेबस में आजकल लोग पढ़ा देते हैं, है ना, तो हम भी बता देंगे क्वेश्चन के थ्रू कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे क्या असर हो सकता है, ठीक है। बट ग्रिफिथ में लिखा हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना डायपोल खुद इतना छोटा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे आखिर फील्ड में वेरिएशन होएगा ही कितना, है ना। तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही होता, ठीक है। बट ठीक है, अब आपको सीट में भी सवाल मिल जाएगा, एक दो जगह लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत। बट बहुत अच्छा चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक। क्योंकि अच्छी किताब जो खुद लिख रहा कि डायपोल का नॉन यूनिफॉर्म में कोई मतलब खास है नहीं, ठीक है। तो कल पहले हम लोग क्या सीखेंगे, डायपोल मोमेंट निकालना, कैलकुलेट का, ठीक। और उसके बाद सीखेंगे कि एक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है। अभी घबराना नहीं, बस सुन लो ताकि आपके कान में रहे, कल आके थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। हो तो एचसी वर्मा में एक बार पढ़ लें, ठीक है, या एनसीईआरटी। किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, और देखा मस्त इसको वेक्टर की तरह डील करेंगे और आंसर आता जाएगा खटाखट खटाखट।